हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ने वाले हैं संस्कृत को। ठीक है। और संस्कृत में आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सभी कंप्लीट करेंगे, सभी बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 नंबर ये आपके जो है इसी वीडियो से कंप्लीट होंगे, ये आपको याद रखना है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी मिस प्रश्न कर जाते हो तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो इन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लेना है। हो सके तो इन प्रश्नों को आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, और जो प्रश्न आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उन्हें लिखते जाना है, जिससे आप एक भी प्रश्न को भूलने ना पाएँ। ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न। और हमारा ये पेपर जो होता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, इसका नाम है संस्कृत, और 7वां पेपर है, 7th पेपर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैंने सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपने अभी तक उन प्रश्नों की वीडियोस को नहीं देखा है। मैंने सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है, तो इसमें भी हम संस्कृत को भी एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। और आपको सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तब आपके 5 में से 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने बहुविकल्पी प्रश्न सभी कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। हो सके तो जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं उन्हें लिखते जाना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न को 2024-2023 रिपीटेड है, और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, 2023 में, 2024 में। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है, ठीक है, उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट रहेगा, 3। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे हमारा, जबकि हम इस तरह से पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ा, तो इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट, और आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने संस्कृत को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसीलिए आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एग्ज़ाम तक आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा सब कुछ। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना है, जिससे आपको हर एक पीडीएफ मिल सके। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ह हा जो वर्ड है का उच्चारण स्थान क्या है। तो हा जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। आप हा को एक बार बोल के देखिए। ठीक है। जैसे ह तो कंठ से बोला जाता है। ये हा जो होता है कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 3, बालक का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। अब यहाँ पे आपको विभक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस 2 से 4 दिन बाद आपको संस्कृत एकदम अच्छे से नोट्स वाइज मिलेगी, और चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियोस भी आपको संस्कृत के मिलेंगी। ठीक है। थोड़ा मुझे कम थोड़ा बोलना आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा पाऊँगा। ठीक है। बस थोड़ा संस्कृत में थोड़ा दिक्कत रहती है बोलने की, मतलब थोड़ा मात्रा और ये जो विसर्ग है उनको थोड़ा उच्चारित करने में दिक्कत आती है बस। ठीक है। तो इसी को मेरी भी थोड़ा सही हो जाएगी ये उच्चारण करना, और आपको भी मैं समझा पाऊँगा। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थे तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न है, चतुर्थी विभक्ति में बालक का एक वचन रूप बताइए।
तो यहाँ पे आपका बालकाय हो जाएगा, बालकाय। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी संस्कृत पढ़ी थी और उसी की तरह यहाँ भी संस्कृत है, थोड़ा सा लेवल अप है बस, ठीक है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है महेश्वरम संधि। महेश्वरम संधि, महेश्वरम में संधि कौन सी है ये बताना है। तो महाधन ईश्वरम हो जाता है, महाधन ईश्वरम, ईश्वरम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी संधि जो हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। संधियाँ सब कुछ मैं आपको एक एक करके करा दूंगा कंप्लीट। आपको संस्कृत में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको सभी सब्जेक्ट में कराने वाला हूँ, जितना हो सकेगा उतना कराऊंगा। और गणित की क्लासेस भी मैं आपको लगाने वाला हूँ अभी कुछ दिन में, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए मैं पेपर्स भी लाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू आप लोग सब कुछ अच्छे से तैयार कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। फिफ्थ नंबर प्रश्न है दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन रूप का होगा। दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन रूप का होगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी राइट, पश्यावह, पश्यावह, ठीक है, पश्यावह। सिक्स्थ प्रश्न है आपका जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। जा वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है, तालु। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पावक में संधि क्या होगी। तो पावक में अयादि संधि होती है, पौधन अक हो जाता है, अयादि संधि। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 8। अव्यवहा, ठीक है। अव्यवहा धातु में पुरुष एवं वचन है, अव्यवहा धातु में पुरुष एवं वचन है। तो यहाँ पे क्या पुरुष होगा, यहाँ पे पुरुष होगा मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्राय उत्तर प्रदान, प्राय उत्तर पदार्थ, प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान पुरुष समास होता है। तो ये तत्पुरुष समास होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समास के लिए भी आपको वीडियोस मिलेगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। हर एक यहाँ पे जो भी टॉपिक आ रहे हैं सभी से रिलेटेड आपको एक एक वीडियो दी जाएगी, अलग अलग, समास की अलग, संधि की अलग, इस तरह से सभी वीडियो आपको दी जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो हर एक प्रश्न आपको ऐसा दिखेगा जैसे मानो आप इसी वीडियो से मान लीजिए पेपर बन के आया हो, ठीक है, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पवन सीरीज, आपको पता ना हो तो पवन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है महेश्वर सूत्र होते हैं 14। कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। महेश्वर और प्रत्याहार क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। प्रश्न है कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे बालक, बालक जो कि पुल्लिंग हो जाएगा, नदी स्त्रीलिंग हो जाएगा, एतत, एतत यानी ये आपका होता है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है शायद, ठीक है। यहाँ इसके बाद आता है विद्यालय, विद्यालय जो होता है वो नपुंसक लिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एतत क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, एतत किस लिंग में आता है। इसके बाद आता है 13वां प्रश्न, रमेश में कौन सी संधि है। रमेश जो होता है उसमें कौन सी संधि है। तो आपको याद रखना है गुण संधि है रमेश में, ठीक है, रमेश में गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर है 14, राजपुरुष समास।
राजपुरुष में समास है, ठीक है। राजपुरुष में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है राजपुरुष में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, राजपुरुष, ठीक है। तत्पुरुष समास होता है राजपुरुष में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 यानी 15वां प्रश्न। छा का उच्चारण स्थान है, छा जो होता है छा छाता, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको याद रखना है तालु इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 16। पावक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे पौधन अक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, पौधन अक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है आपका। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप बनेगा, तो नदी के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा नधे, नधे मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट रहेगा, नधे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 18। एकोन विसंति का तात्पर्य है, एकोन विसंति मतलब एक और 20, ठीक है। तो 1 - 20 एक ओन विसंति, ठीक है। 20 से पहले क्या आता है 19, तो 19 ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे आपकी संस्कृत की जो काउंटिंग है 1 से लेके 50 तक आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन काउंटिंग्स को भी आपको कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम में जो है आपका अव्यय भाव समास है, प्रतिदिनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। जा वर्ग का उच्चारण समान है, जा वर्ग का जो है उच्चारण समान है, ऑप्शन ए है तालु, तालु जो है जा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, तालु से। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है। अजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, अजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है अगच्छत रूप है, अगच्छत जो है वो कैसा रूप है, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, या फिर प्रथम तत् एवं मध्यम पुरुष का। तो ये जो अगच्छत है ये प्रथम पुरुष का ही रूप है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला प्रश्न। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्द इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकम, बी है अरण्य, सी है सर्वेषु, डी है अश्व। तो यहाँ पे आपका सर्वेषु जो होता है ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा राइट रहेगा, ठीक है, सर्वेषु। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या फिर द्वितीया। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है नद्या में, ठीक है, नद्या, षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में भविष्यकाल के लिए प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे संस्कृत में भविष्यकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लट लकार, लट लकार, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लट लकार, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है, उपर्युक्त जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी सभी जो है आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। उपर्युक्त जो है एकदम सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका संख्यावाची शब्द षणवती, षणवती यानी 60, ठीक है, षणवती, षणवती 96 होगा, ठीक है, षणवती जो अंक का वाचक है वो 96 होगा। तो मैं आपको यहाँ पे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करा दूंगा संस्कृत में, ठीक है, गिनती संख्यावाची शब्द जो होते हैं 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, तो करा दूंगा, वहाँ से आप इन सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे पाओगे इस तरह के, ठीक है। षष्ठ, षणवंती, षणवंती है, तो ये कितना होता है 96 यानी कि 96।
अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न। प्रश्न है कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? तो कर्ता का इष्टतम कारक होगा ऑप्शन डी जो है कर्म। कर्ता का इष्टतम कारक जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कर्म है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 29 नंबर। आकाश सर्वेण दीर्घ सूत्रा। तो ये सूत्र जो है आपको देखकर ही लग रहा होगा दीर्घ संधि का है। ऑप्शन सी जो है आप यहाँ पे टिक कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पावक में संधि है अभी अपने पढ़ा पौधन अक, और इसमें होती है आपकी अयादी संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 31। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। सा वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण जो ये सा सेब वाला होता है, ठीक है, या सपेरा वाला होता है, इसका उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दंत। ठीक है, दंत होता है। नेक्स्ट अगला है 32 नंबर प्रश्न। तृश्य चत्वारिंशत्। ठीक है, तृश्य चत्वारिंशत्, यानी यहाँ पे 43 की बात करी गई है। तृश्य मतलब 3 और चत्वारी मतलब 40। 3 और 40 हो जाता है आपका 43। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है पंचवटी में समास है, तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। पंचवटी यानी द्विगु समास हो जाएगा, 5 वटों का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एकोन चत्वारिंशत्। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है चतवारी से। चतवारी जो होता है 40, 40 में एकोन जोड़ गया तो माइनस का 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, 39 हो जाएगा। तो 39 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे है। ठीक है, तो एकोन चत्वारिंशत् यानी कि ऑप्शन नंबर बी 39 राइट रहेगा। अगला है चोर भयम। ठीक है, चोर भयम में समास कौन सा है? तो चोर भयम में आपका समास है अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भार्यार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, भार्यार्थक और रक्षार्थक धातु के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको थोड़ी कठिन लग रही होंगी, मुझे पता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लेना है। मतलब आपको अभी टाइम है थोड़ा सा एग्ज़ाम में, लेकिन आपको इसको देख ज़रूर लेना है 2 से 4 बार एग्ज़ाम होने तक। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका एक एक प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा, एक भी प्रश्न आप एग्ज़ाम में भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और जैसे ही आपको प्रश्न दिखेगा आप तुरंत टिक कर दोगे, और आपका 1 नंबर या जितने भी 5 नंबर हैं तो 5 नंबर के 5 नंबर आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग 37 नंबर। अह बालकाः पश्यामि। अह बालका पश्यामि वाक्य का कर्मवाचक में परिवर्तन होगा, तो कर्मवाचक में परिवर्तन करेंगे तो होगा मया बालकाः दृश्यन्ते। मया बालका दृश्यन्ते, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। विसर्ग जो होता है अ करके होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होगा कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है, और विसर्ग का चिन्ह आप लोग जानते होंगे इस तरह का होता है, 2 बिंदी होती हैं। ठीक है, 2 बिंदी इस तरह से लगी होती हैं, जैसे इस बॉक्स के अंदर लगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे आते हैं। ठीक है, ओम में ओ के आगे बना 3 है, तो ये 3 जो है वो प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर जैसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ये जो ये शब्द दिख रहा है ये क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर। अगला प्रश्न है ई वर्ड का उच्चारण स्थान बताना है, तो ई वर्ड का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। पितृम पद में कौन सी संधि है? पितृम जो पद है उसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट रहेगा।
ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 42। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे ज्ञान बिना न मुक्ति, ज्ञान बिना न मुक्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है 43 नंबर। अनुक्त अनुक्त कर्म कारक में विभक्त होती है। अनुक्त कारक में विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है द्वितीय विभक्ति अनुक्त कर्म कारक में होती है। बी जा यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इको यड़ची, इको यड़ची सूत्र है। इको यड़ची किसका सूत्र है? तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, तो यड़ संधि का है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये यण लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इको के बाद यणची, यण लिखा है। ठीक है, तो ये यण संधि जो है इसमें हो जाएगी राइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 45 नंबर। संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक तो तद्धित प्रत्यय होता है, और क्या होता है? एक और कौन सा होता है आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, प्रत्यय, समास और उपसर्ग, ये सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट मिलेंगी। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है टेलीग्राम पे, जहाँ से आप पीडीएफ लोगे, यूट्यूब पे जहाँ पे आप सभी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 46 नंबर। चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में क्या समास है? तो चंद्रशेखर में क्या समास है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है बहुब्री समास। ठीक है, बहुब्री समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे संस्कृत की सभी ये जो जितने भी चैप्टर हैं या फिर जितना भी सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, उसके लिए वीडियो लेके आनी चाहिए या नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे जितने से ज़्यादा, तो मैं उतना ही ज़्यादा वीडियो पे फोकस करूँगा। ठीक है, ओके। तो चंद्रशेखर में जो आपका समास हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। प्रश्न है ध्वनि के काल यानी समय में उत्पन्न भेद है। ध्वनि के काल में कौन सा भेद उत्पन्न है? तो यहाँ पे आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये सभी होते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? तो स्वर उद्दांत होते हैं, उदात्त। ठीक है, उदात्त और अनुदात्त, स्वरित, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद आता है 49वां प्रश्न। प्रश्न है ध्वनि के उच्चारण स्थान कृति भेद हैं। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृति भेद हैं, तो क्या भेद हैं? ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 50। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है, ये आपको याद रखना है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न जो कि है ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 होती है, आपको याद रखना है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आपके होते हैं शा, सा, हा, तीनों सा आ जाते हैं और एक हा आ जाता है। ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 सूत्र हैं, 14। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न था ये वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है, तो संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं? तो संस्कृत में कुल 64 ध्वनियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है इसका।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 54। संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो स्वरों की संख्या 21 बताई गई है। ठीक है, 21, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55। संस्कृत भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजनों की संख्या 25 बताई जा रही है। ठीक है, 25, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 ए राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद है, संस्कृत भाषा में यम है, यम कितने हैं? तो यम जो है 4 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में वर्णों के भेद कितने हैं? तो वर्णों के भेद हैं आपके 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 58। संस्कृत के भेद हैं, सॉरी माफ़ करना, संधि के भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेदों के बारे में बात करें तो अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है संधि के ही भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, उपकेंद्र में संधि है, तो उपकेंद्र में जो संधि है वो है गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, यद्यपि में संधि है, यद्यपि में जो संधि है वो है यण संधि, यण संधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गंगा में कौन सी संधि है? तो गंगा में आपकी कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है, अनुस्वार संधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गंगा में अनुस्वार संधि है। इसके बाद आता है पावक में संधि है, तो पावक में अभी आपने पढ़ा अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास के भेद हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे जो है इतितर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, उपरोक्त तीनों ये जो है। ठीक है, द्वंद्व समास के भेद हैं। नेक्स्ट है बहुब्री समास के भेद हैं, बहुब्री समास के जो भेद हैं, समानाधिकारण, ठीक है, समानाधिकारण और व्यधिकरण, ये दोनों जो है यहाँ पे बहुब्री समास के भेद हैं, आ और बा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भ्रातरों में समास है, तो भ्रातरों में जो एकाशेष द्वंद्व समास है, आपको याद रखना है, एकाशेष द्वंद्व समास है भ्रातरों में। नेक्स्ट है ऑप्शन प्रश्न नंबर 66, विद्याधनम में समास है, विद्याधन अनम, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रूपक कर्मधारय समास है, रूपक कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या 6 है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दशानन तस्यसा समास विग्रह के बाद शब्द होगा, तो ये आपका दशानन बनेगा। ठीक है, दशानन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर, ठीक है, 69, 69 और 79, और क्या बचा एक और, 69, 69, 79 और 89, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका लिखा है 69, ठीक है, ये 69 है। नेक्स्ट अगला नंबर है 69 नंबर, और बहुब्री समास के भेद कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो बहुब्री समास के जो है 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न, शब्द बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों के संयोग से बनते हैं, या फिर अक्षरों के संयोग से बनते हैं, या फिर आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द जो होते हैं आपके वर्णों के संयोग से बनते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 71 नंबर, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, संस्कृत भाषा में कौन कौन से? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, फल शब्द में लिंग कौन सा है? तो फल शब्द में जो है
यहाँ पे आपका उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 73। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती, क्या नहीं होती है? तो संबोधन नहीं होता है, आपको याद होगा संबोधन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न। संस्कृत में अस्मद या तथा युष्मद के तीनों लिंगों में है, ठीक है, क्या समान होते हैं और नहीं होते हैं? तो समान होते हैं। ठीक है, संस्कृत में अस्मद और युष्मद के तीनों लिंगों में समान ही होते हैं। अस्मद और युष्मद के लिए एक ही होता है। ठीक है, समान ही होते हैं। ठीक है, अगला है 75 नंबर। बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, तो प्रथम वचन में जो रूप होगा बालकाय हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा, प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, पहले यही पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला है नपुंसकलिंग कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे बालक ऐते और नदी सर्वा सर्वा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐते जो बताया जा रहा है वो नपुंसकलिंग बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। के रूप हैं, के रूप हैं यानी यहाँ पे कुछ, हाँ, के जो होता है किसके लिए आता है? तो यहाँ पे सी जो है स्त्रीलिंग बताया जा रहा है। ये प्रश्न मुझे कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, फिर भी पता नहीं क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग बताइएगा क्या करेक्ट है क्या नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है सब कुछ। नेक्स्ट 78 नंबर पे आते हैं। प्रश्न है धातुओं को संस्कृत संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 10 गणों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, लकारों की संख्या 5 होती है। वैसे संस्कृत में पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या जो है 5 है, वैसे 10 होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके 5 ही पढ़ने होते, तो 5 यहाँ पे आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट है श्रा धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा, तो एक वचन रूप होगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, क्या है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? श्रोशे श्रोशियासी, इस तरह से लिखा है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है 81 नंबर। दृश्य धातु का लट रकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा, तो इसमें द्विवचन का जो रूप होगा पश्यावह होगा, पश्यावह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लब, लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा, तो इसमें रूप जो होगा लभ्यांतम, सॉरी, लभताम। ठीक है, लभ्यताम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 83। अस धातु लड़ लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप होगा, तो इसमें रूप हो जाएगा आपका आश्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कर्म कारक में विभक्ति होती है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को हो जाएगा यहाँ पे राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो किस में होता है? द्विकर्मिक धातुओं में होता है। द्वितीय विभक्ति में द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है 87 नंबर। नव नवनवति, ठीक है, नवनवति, तो ये शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे आपका 99 होता है, नवनवति। ठीक है, 99 जो होता है 99, ठीक है, 99 जो होता है यही जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है सहस्त्रम का अर्थ है, तो सहस्त्रम जो होता है वो 1000 होता है, 1000। ठीक है, 1000। ऑप्शन नंबर सी सही है, सहस्त्रम। इसके बाद आता है 89 नंबर प्रश्न। रामकृष्णों शब्द में
समास है। रामकृष्ण शब्द में समास है। यहाँ पे कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण इनमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहेगा। त्रिलोकी में कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना है 3 लोगों का समूह इस तरह से। ठीक है, तो त्रिलोकी यानी द्विगु समास हो जाता है जिसमें संख्या आती है पंचवटी, त्रिलोकी। ठीक है, चौराहा, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये द्विगु समास वाले होते हैं। ठीक है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 92 नंबर प्रश्न पे। किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। ठीक है, कोई बात हमने सुनी और उसे लिख दिया तो इसे हम श्रुतलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना क्या कहलाता है? तो ये आपका देख देख के लिखना, ये आपका सुलेख कहलाता है। ठीक है, सॉरी अनुलेख कहलाता है। सुलेख जो होती है वो सुंदर लिखना को कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को देख देख कर ठीक वैसा ही लिखना अनुलेख होता है। किसी चीज़ को सुनकर लिखना श्रुतलेख होता है। और किसी चीज़ को ठीक है देखकर सुंदर लिखना ये आपका सुलेख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुलेख। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है संस्कृत में समास के भेद हैं। तो समास के भेद जो होते हैं 5 होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ किसका बदल जाता है? तो ये अर्थ आपका दोनों का बदल जाता है। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, किसका अर्थ बदल जाता है? तो ये आपका दोनों का बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों का। किन दोनों का? तो क्रिया और धातु, इन दोनों का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है। उपसर्ग के प्रयोग से क्या हो जाता है वाक्य? तो चमत्कार युक्त भी हो जाता है और गरिमापूर्ण भी हो जाता है। आ और बा दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद होता है प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय किस तरह के होते हैं? तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था तदित प्रत्यय, और आपसे पूछा था कौन सा प्रकार और होता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रकार लिखे हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी आ और बा दोनों हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 98 यानी कि 98। ठीक है, प्रश्न है संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं। संस्कृत में वाक्य की क्रिया होती है डैश वाच्य में, कितने वाच्य में होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी कि 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन होगा। तो यहाँ पे आपका द्विवचन जो होगा वो गुरु होगा। ठीक है, गुरु, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? ठीक है, मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति और प्रथम वचन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुनि। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नदिभ्याम। नदिभ्याम जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 तीन या त्रि का प्रथम विभक्ति वचन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा त्रय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अपादान कारक का
विभक्ति चिन्ह क्या है? तो अपादान कारक का होता है से अलग होना, से अलग होना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारियल, नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो नारिकेलम कहा जाता है, नारिकेलम, नारिकेलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सेवम कहा जाता है, सेवम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सरसों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सरसों को कहते हैं सरसपह। ठीक है, सरसपह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा जो है आपकी 6 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आज हमने देखे सभी बहुविकल्पी प्रश्न, और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न को करेंगे, और जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, सुबह तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसकी कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने सभी दे दी हैं, और इसकी जो पीडीएफ है आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मैं दे चुका हूँ आज, संस्कृत की और जितने भी बचे हैं उन सभी की पीडीएफ दे रहा हूँ। और मैथ्स जो है आपका जल्द ही स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, तो आप अच्छे से जुड़ जाइए अभी तक अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं तो, और एक एक करके आप सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।